स्वागत है मेरे चैनल रतिवंशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल की फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से मैडम यू को पता चल जाता है कि वांग जिंदा है और दूसरी तरफ वांग जी और विंग अपनी हीट और रेड एक साथ स्पेंड करने लगते हैं। अब आगे मैडम यू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही आज अपने घर नहीं बल्कि अपने हस्बैंड के साथ कहीं और जा रही हैं। जांगशेन और वांग वेंजिंग जो समझ नहीं पा रहे हैं अचानक से उनके पेरेंट्स को क्या हुआ, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण मैडम यू बहुत ज़्यादा परेशान है। वहीं मैडम यू सीधा पहुंचती हैं वी मेंशन यानी वी चांसे से मिलने। मैडम यू गुस्से में बिल्कुल लाल है और मैं जैन फैमिली के साथ वी मेंशन में एंट्री कर रही हैं। वी चांद से बहुत टाइम से अब कहीं और नहीं जाते बल्कि यहीं वी मेंशन में ही रहते हैं। उनकी कंपनी को उनके एक तरीके से सन इन लॉ ने ही संभाला हुआ है यानी लांग वांग जी ने, इसलिए वो टेंशन फ्री यहाँ रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इतने टाइम बाद मैडम यू यहाँ पे आ रही हैं, ये बात जानकर उन्हें भी थोड़ा शौक लगा था, लेकिन वो बहुत चिल से कह दीजिए बहुत रिलैक्स होते हुए अपने ही डाइनिंग एरिया में बैठकर उन लोगों का वेट कर रहे थे जब अचानक से अब उनके मेंशन में मैडम यू और जैन फैमिली एक साथ एंटर करते हैं। मैडम यू को यहाँ देखकर बिल्कुल इग्नोर करते हुए वी चांद से जैन फैमिली की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ दिया फैमिया तुमने मुझे। आज मॉर्निंग में तुमने जब मुझे फ़ोन किया था तब मैं कहीं बाहर जा रहा था, लेकिन तुम लोगों का यहाँ वेट कर रहा था क्योंकि कितने दिन बाद मेरे दोस्त मुझसे मिलना है। इस बात पे अब मैडम यू जो देखती है कि वी चांद से कितने चिल हैं वो देखकर और गुस्सा करते बोलती है, हाँ आपके लिए तो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने दोस्तों के साथ रहना ही इम्पोर्टेंट है, बिना ये जानना बिना ये समझे कि आप कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। मैं कभी कोई गलती नहीं करता। रही बात मेरे दोस्तों से मिलने या ना मिलने की, तो मेरे ख्याल से वो आप ही थी जिन्होंने मुझसे रिलेशनशिप ख़त्म किया था। मैं काफ़ी समय से आपसे बात करना चाहता था, लेकिन आप ही थी जो मुझे इग्नोर करती थी, तो आप मुझे ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पीछान से चिल होते हुए मैडम यू से फिर से बोलते हैं। इसमें मैडम यू गुस्से में तिनमराते हुए बोलती है, मैंने ये रिलेशनशिप इसलिए ख़त्म किया था क्योंकि आपके कारण ही मेरी बहन की मौत हुई थी। आपने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की थी और अब आप वैसा ही मेरे नेफ्यू के साथ कर रहे हैं। अचानक से मैडम यू जब वी चांसे को उन्हीं की वाइफ यानी चांसे सेन की डेथ की रिस्पॉन्सिबल बोलती है, तो ना चाहते हुए वी चांसे जब बिल्कुल शांत थे, बड़े आराम से बात कर रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं, उनका ऑरा भी कोल्ड हो जाता है और वो गुस्से में दांत पीसते हुए मैडम यू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, जो मैंने नहीं किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे लूँगा। और दूसरी बात, विंग की लाइफ कभी बर्बाद नहीं होगी क्योंकि मैंने उसके लिए एक परफेक्ट अल्फ़ा चूज़ किया है। हा हा हा, आपका वो परफेक्ट अल्फ़ा जितना बोलो उतना कम। आपको क्या लगता है आपने विंग के लिए जिसे चुना है वो एकदम परफेक्ट है? आपको क्या पता जिस इंसान को आपने विंग के लिए चुना है वो कोई और नहीं बल्कि उसी वांग का नेफ्यू है। अचानक से जब मैडम यू चीख के वांग का नाम लेती है तो आप वी चांद से जो शांति से सोफे पे बैठे थे अब एकदम से चौंक के खड़े हो जाते हैं और मैडम यू जो अभी तक आके सोफे पे भी नहीं बैठी थी, खड़े खड़े ही वी चांसे पे चिल्ला रही थी, उन्हें शॉकिंगली देखने लगते हैं। अब वी चांसे की तरफ और ज़्यादा गुस्से में दांत पीसते हुए मैडम यू बोलती है, क्या हुआ अपनी प्यारी उस लवर का नाम सुन के आपको शौक लग गया? पर सच्चाई तो यही है ना, आपकी वो प्यारी लवर जिसने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की थी वो जिंदा है, वो ही मैं लांग वांग जी की आंट लैन हुई है। ये बात सुन के अब वी चांद से शॉकिंगली मैडम यू की तरफ देखते हैं और थोड़ा कांपते हुए घबराते हुए बोलते हैं, वांग जिंदा है? हाँ वो औरत जिंदा है। इतने सारे लोगों को मारने के बाद वो औरत जिंदा है। इतने सारे मासूम बच्चों की जान लेने के बाद, मेरी बहन की जान लेने के बाद वो औरत जिंदा है। और आपने क्या किया? मेरी बहन की लास्ट निशानी मेरी उस प्यारे से नेफ्यू ओमेगा विंग की शादी उसी औरत के नेफ्यू लांग वांग जी से करवा दी। लांग वांग जी लैन हुई का नेफ्यू है, वो बहन जिसकी मतलब वांग हुई सबसे ज़्यादा घमंड करके हमें बताती थी वो कोई और नहीं बल्कि वो लांग वांग जी की मदर थी।
कहीं ना कहीं ये बात सुन के अब अचानक से वी चांद से 3 कदम पीछे हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या कर बैठे और वो धड़ाम करके सोफे पे गिर जाते हैं। अब मैडम यू वी चांसी को ऐसे शौक देखकर एक थोड़ा सा अपने चेहरे पे कनिंग स्माइल लेके बोलती है, क्या हुआ? आप जैसा परफेक्ट अल्फा, वो जिसे लगता है कि उसकी करा हुआ हर डिसीजन परफेक्ट होता है, उसने वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? वो अपने ही बेटे की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कैसे कर सकता है? यही सोच रहे हैं ना आप? अब एकदम से वहाँ दोबारा से मैडम यू जब ये बात बोलती हैं कि विंग की ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी, तो अब एकदम से वी चांद से घबरा के काँपते बोलते हैं, मैं विंग की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। और विंग खुश है, मुझे पता है, वो वांग जी के साथ बहुत खुश है, इसीलिए तो मैं तो शांत था। अच्छा, तो आपको लगता है वो वांग जी के साथ खुश है? आप कौन सी फैंटेसी वाली दुनिया में रहते हैं? कौन सी आपने अपनी दिमाग में एक सपनों की दुनिया बना रखी है जिसमें आपके हिसाब से विंग बहुत खुश है? आपको क्या लगता है विंग और लांगवांग जी बहुत खुश है? मैं आपसे क्या बोलूं, असलियत तो ये है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि विंग और वांग जी खुश है भी या नहीं है, क्योंकि आपकी नज़रों में तो विंग की कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने कभी भी मेरी बहन को प्यार नहीं करा और ना ही मेरी बहन की उस आखिरी निशानी विंग को। क्या मैं सच नहीं जानती कि किस तरीके से बचपन से आपने विंग को सिर्फ पैसे और उसकी ज़रूरत की चीज़ें देकर बाप का फ़र्ज निभाने की कोशिश करी, पर असलियत में आपने कभी उसे अपना बेटा समझ के अपने दिल से लगाया ही नहीं। मैं उस दिन को कोसती हूँ जब मेरी माँ की बात सुनकर मेरी बहन ने आपको दोबारा चांस दिया था। मैं उस दिन को कोसती हूँ कि मेरी माँ की बात सुनकर मेरी बहन ने विंग को जन्म दिया था। आपने और मेरी बहन ने एक दूसरे को कभी वो प्यार और सम्मान तो नहीं दिया था, लेकिन आप दोनों ने कभी भी विंग के माँ बाप बनने की भी कोशिश नहीं की। अपनी शादी बचाने की जिद में मेरी बहन ने विंग को जन्म दिया था, लेकिन कभी भी आपसे एक पिता वाला प्यार वो मेरे विंग को दिलवा ही नहीं पाई। मैडम यू पुरानी बातें याद करते हुए अचानक से रोने लगती हैं। उन्हें याद आता है विंग के जन्म का राज, विंग के जन्म का सच। कैसे जब मतलब एक तरह से मैडम यू की मदर जो चांसा सरन की भी मदर ही हैं, वो मैडम यू और चांसा सरन को जब भी उनके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम होती थी तो यही ज्ञान दिया करती थी कि बच्चा पैदा कर लो, बच्चे के आने के बाद मियाँ बीबी की तकरार कम हो जाती है। कहीं ना कहीं ये पुरानी सोच कि बच्चा पैदा हो जाएगा तो मियाँ बीबी में प्यार बढ़ जाता है, वो सोच कहीं ना कहीं मैडम यू के दिमाग में तो जगह नहीं करा था, लेकिन हाँ चांसा सरन के दिमाग में जगह कर गई थी। चांसा सरन को लगा था कि वी चांद से उन्हें एज अ हस्बैंड प्यार नहीं दे पाए तो क्या हुआ, पर कम से कम एज अ फादर उनके बच्चे को प्यार देंगे, जिसके पर अपने बच्चे के थ्रू वो अपने हस्बैंड के दिल में जगह बना सकती हैं। इसी चक्कर में चांसा सरन ने कंसीव किया था, पर उनकी किस्मत ने वहाँ भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो उनको एक ओमेगा सन हुआ। ओमेगा सन तो एक तरीके से वी चांसे की कभी लिस्ट में था ही नहीं। उन्हें तो एक स्मार्ट, हैंडसम, स्ट्रॉन्ग, प्योर ब्लड अल्फा चाहिए था, जैसे कि वो खुद हैं। उन्होंने विंग को पहले दिन से कभी इमोशनली प्यार और अटैचमेंट दी ही नहीं। चांसा सरन जो सोच रही थी कि वो अपने बच्चे के थ्रू अपने हस्बैंड की लाइफ में और क्लोज आ जाएंगी, उनका और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। उन्हें और पहले अपने हस्बैंड का प्यार तो मिलता ही नहीं था, लेकिन जब उनके हस्बैंड उनकी तरह उनके बच्चे को भी इग्नोर करने लगे, उन बातों की वजह से चांसा सरन और ज़्यादा डिप्रेस हो गई और चांसा सरन को एक नया ही फितूर चढ़ गया था। फितूर अल्फा बच्चा पैदा करने का। चांसा सरन ने लगातार अपने कमज़ोर शरीर होने के बावजूद विंग के बर्थ देने के 1 साल के अंदर ही दोबारा एक बेबी को कंसीव किया था, इसी होप से कि इस बार अल्फा होगा। लेकिन वो बेबी, क्योंकि चांसा सरन का वीक कम शरीर था और पहले से ही वाली प्रेगनेंसी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, इसी कारण वो बेबी 6 मंथ में ही मिसकैरेज हो गया। उसके बाद तो और ज़्यादा चांसा सरन डिप्रेशन का शिकार बन गई और ज़्यादा ऑब्सेस हो गई एक अल्फा बेबी को बर्थ देने के चक्कर में। कहीं ना कहीं वो बार बार प्रेग्नेंट होती थी, यही सोच के कि उन्हें इस बार अल्फा बेबी होगा। उनका वीक शरीर होने के कारण वो प्रेगनेंसी लास्ट टाइम तक पहुंच नहीं पाती थी। वहीं दूसरी तरफ चांसा सरन एक तरीके से हर हालत में अपने अल्फा की टेंशन एक अल्फा बेबी पैदा करने की होड़ में वी चांसे से दूर होती जा रही थी। वी चांसे के बहुत सारे अफेयर थे,
विचान से हमेशा अपनी स्मार्ट पर्सनैलिटी के कारण एक तरीके से औरतों में और गर्ल्स में ओमेगास में बहुत फेमस थे। उनके लगातार अफेयर्स की न्यूज़ भी चांसा सरन के कानों में पहुंचती थी। धीरे धीरे चांसा सरन डिप्रेशन के इस स्टेज पे आ गई कि उन्होंने खुद की ही लाइफ ख़त्म कर दी। वो बातें याद करके कहीं ना कहीं मैडम यू की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। उनकी आवाज़ भी बहुत भारी हो जाती है। वो अपनी भारी आवाज़ और इमोशंस के साथ दोबारा से थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करते हुए थोड़ी आवाज़ तेज़ करते हुए बोलती है, मेरी बहन को तो कभी आपने प्यार करा ही नहीं था। कम से कम एक फादर का फ़र्ज़ निभाते हुए विंग के बारे में तो सोचते, पर आप उसमें भी फेल रहे। मुझे आज अपने फादर, अपने मदर की, आपकी और चांसा शनन की शादी करवाने के डिसीजन पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। मुझे लगा था मेरी बहन को कम से कम आप प्यार और इज्जत ना दे सके तो अपने बेटे को जो आपका खून है उसे तो कम से कम आप प्यार देंगे। पर मैं देख चुकी हूँ आपके लिए वो कभी इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मेरी बहन की आखिरी निशानी है। वो मेरे लिए मेरी याली और जंचा जैसा है। आप उसकी खुशियों के लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन मैं अपनी विंग की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये बोलते हुए मैडम यू की आंखों में एक दृढ़ निर्णय है। मैडम यू के अंदर की वो ममता और माँ जो शायद विंग के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो इस समय कोई भी उनके ऑरा, उनके फेरोमोन से फील कर सकता है। यही विचार से जो पीछे की तरफ सोफे पे बैठे थे, वो भी मैडम यू के इस चेहरे, इस एक्सप्रेशन को देखकर थोड़ा शॉक तो होते हैं, लेकिन वो थोड़ी ही देर में फिर से अपने चेहरे पे एक काम एक्सप्रेशन लाके आराम से बैठते हैं और बोलते हैं, तो क्या हुआ अगर वो वोंग हुई का नेफ्यू है? ऐसे तो बहुत लोग एक दूसरे के रिश्तेदार होते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वहीं जैन फैमिया जो पीछे चुपचाप से खड़े थे, वो अचानक से वी चांसे की ये बात सुन के पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। क्या इस आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं है? क्या इस आदमी को अभी थोड़ी देर पहले अपनी बेटी की शादी मतलब एक तरह से वोंग हुई के नेफ्यू से करवाने का शौक नहीं लगा था? तो अचानक से इसके चेहरे पे ये काम एक्सप्रेशन कैसा है? मतलब एक तरह से वी चांसे के काम एक्सप्रेशन को देखते हुए जैन फैमिया यही बातें सोच ही रहे थे जब अचानक से मैडम यू अब जोर जोर से हंसने लगती हैं, जिसे उनको ऐसे हंसते देखकर चांसा सरन मतलब एक सड़ी वी चांसे और जैन फैमिया शौक है। वही मैडम यू हंसते हंसते अब जोर जोर से ताली बजाती है। अब बोलती है, मैं भी एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास आके तुमसे बात करके मुझे कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है, पर मैं सचमुच में एक बेवकूफ़ हूँ। मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था। तुम कहीं से भी मेरे विंग के फादर बनना डिजर्व नहीं करते हो। वही बोल के आप मैडम यू गुस्से में मुड़ के बिना पीछे देखे सीधा गुस्से में उस मैंशन के बाहर निकल जाती हैं। मैडम यू तो यहाँ से चली गई, लेकिन जैन फैमिया वहीं खड़े हैं। जैन फैमिया वी चांसे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम्हें अच्छे से याद होगा जब तुम्हारी वाइफ और मेरी वाइफ की बहन चांसा सरन की डेथ हुई थी, तब यू अपने साथ विंग को ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं ही था जो तुम्हारे साइड लेकर उस दिन यू को रोका था। तुम्हें अच्छे से याद होगा, यू को तुम्हारे पास कभी विंग को छोड़ना ही नहीं था, लेकिन मैंने तुम पे भरोसा किया था। मैंने अपनी वाइफ को मनाया था कि उसे एक फादर से उसका बच्चा नहीं छीनना चाहिए, लेकिन आज तुम्हारा ये कैजुअल एटीट्यूड देखकर मुझे लग रहा है मैंने गलत किया था। मैंने अपनी वाइफ का साथ ना देकर उस दिन शायद गलत किया था। जैन फैमिया इस समय जिस तरीके से विचांसे ने बहुत कैजुअली इस बात पे रिएक्ट किया, उस चीज़ को देखकर मन में हर्ट हो रहे हैं। वहीं विचांसे ये बात सुन के शॉकिंगली जैन फैमिया की तरफ देख रहे हैं। जैन फैमिया भी अब बिना कुछ बोले मुड़ के जा ही रहे थे, जब एक बार रुकते हैं फिर पीछे दोबारा मुड़ते हैं और बोलते हैं, उस समय तो मैंने यू को रोक लिया था, लेकिन अब उसे कोई नहीं रोक सकता, ना ही तुम और ना ही वो लांग वांग जी। ये बोलने के बाद जैन फैमिया वहाँ से निकल गए। सचमुच में मैडम यू कितनी खतरनाक है, ये बात जैन फैमिया वी चांसे सब जानते हैं। वो लेडी बहुत स्ट्रांग है। जब बात उसके बच्चों पे आ जाती है तो वो एक ऐसी खूंखार माँ बन जाती है कि पूरी दुनिया से लड़ने से वो घबराए नहीं, और मैडम यू उनमें से एक है। मैडम यू एक ऐसी मदर है जिनके लिए उनके बच्चे यानी याली, जंचा, वेंचिंग और विंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
वो कुछ भी करेंगी, पर विंग को अब अपसेट या लैन हुई को विंग की लाइफ में और परेशानी लाते हुए नहीं देख सकती। ये सोच के मैडम यू बिना मौका गवाए सीधा लैन वांगजी से मिलने, विंग से मिलने विंग के मेंशन पहुंच जाती है। लेकिन डोर पे ही सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक देता है, ये बोल के कि वो अंदर नहीं जा सकती क्योंकि उनके मतलब एक तरह से बॉस अपने रट में हैं और विंग भी अपने हीट में है। मैडम यू 3 दिन तक गुस्से में उसी मेंशन के बाहर रहती हैं। वो जिद्दी बनकर अपने घर जाने से भी इनकार कर देती है। बहुत मुश्किल से जैन फैमिया उनको बीच बीच में घर पे ले जाके रेस्ट करवा देते हैं, कुछ खाना खिला देते हैं, लेकिन वो जैसे ही सुबह उठती है रोज अब इस मेंशन के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, सर्वेंट सब भी इस औरत की जिद और हट को देखकर परेशान है। पर ये औरत बिना विंग से मिले कहीं नहीं जाएगी। इस औरत की भी जिद है। 4 दिन बाद जब वांगजी और विंग अपनी हीट और रट से बाहर आते हैं, तब वांगजी सबसे पहले विंग को देख रहा है जो अभी भी बेड पे सो रहा है। विंग के लिए ये हीट की प्रोसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल और प्लेजर से भरा हुआ था। वांगजी हर बार किसी ज़्यादा वाइल्ड और एग्रेसिव था। इतना ही नहीं, वांगजी हर बार विंग को वो क्यों बेबी प्लान कर रहा है इस बात के लिए बोलता भी था। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि वो एक बार भी विंग के अंदर रिलीज नहीं हुआ। उसे जैसे अब विंग को प्रेग्नेंट करना ही नहीं। यही कारण है कि वो फिर भी और ज़्यादा सेफ्टी के कारण आज विंग की पानी की बोतल में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल मिला के चला जाता है, क्योंकि वो अभी और ज़्यादा यहाँ रुक नहीं सकता है। 4 दिन से लगातार उसके फ़ोन पे मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं। मैसेजेस उसके ब्रदर के और कॉल उसकी आंट के यानी लैन हुई के। वांगजी जो 3-4 दिन में सिवाय विंग के किसी को भी अपनी अटेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ये मैसेजेस को इग्नोर किया था। लेकिन अब जब उसे पता है कि अब वो और विंग दोनों अपने हिट और रट से बाहर आ गए, तो अब वो अपना फ़ोन उठा के जैसे ही पहला मैसेज पढ़ता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसे पता चलता है कि लैनहुई की तबीयत बहुत ख़राब है और लैनहुई इस समय हॉस्पिटलाइज है। वांगजी जो विंग से बात करना चाहता था, वांगजी जो विंग से खुल के ये बताना चाहता था कि उसे अब कोई बेबी नहीं चाहिए। ये बेबी क्यों पहले विंग वांगजी के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब वांगजी के लिए बेबी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वांगजी को कहीं ना कहीं अब इस बेबी के बर्थ से डर लग रहा है। उसे डर लग रहा है कि कहीं विंग उसकी मदर की बात मानकर उसे एक बेबी देकर उसकी लाइफ से बाहर ना चला जाए। वो लैनहुई और जो विंग की बातें हुई हैं, उसी कारण वांगजी के मन में एक डर है, विंग के प्रेग्नेंट होने का डर। इसी कारण वो विंग से ये बात अब बात करके क्लियर करना चाहता था कि विंग को कोई भी कैसे भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उसे कोई बेबी नहीं चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है ना, वो वांगजी जिसे पहले विंग क्या सोचता है, विंग क्या फील करता है, कभी फ़र्क नहीं पड़ता था, पर अब हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। जैसे वो यहाँ पे अब विंग के पास रह के उससे बातें करना चाहता है, उसके दिल की बात जानना चाहता है, उसे अपने दिल की बात बताना चाहता है। वांगजी के लिए ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, क्योंकि बचपन से उसे एक्सप्रेशन मतलब कहते हैं ना, फीलिंग को एक्सप्रेस करना या एक्सप्रेशन देना आता ही नहीं है। इसलिए उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वो ये मुश्किल काम भी करना चाहता है। वो अपनी शादी अपने विंग के को बचाना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी वो माँ है, जब वो बिल्कुल अकेला था, उसके सर पे से माँ बाप का किसी बड़े का साया हटा था, तो उसी औरत ने अपने आंचल में उसे छुपाया था, उसे प्यार किया था, उसे लाड दिया था, ममता दी थी। तो कहीं ना कहीं वांगजी के लिए लैनहुई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैनहुई हॉस्पिटलाइज है। इस चीज़ को वांगजी सुनकर काफ़ी हर्ट और शॉक भी है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी बिना विंग से बात करे वहाँ से चला जाता है। वांगजी इतनी जल्दी में अपने मेंशन से निकलता है कि वो गार्ड और मैडम यू को भी नहीं देख पाता। वांगजी की कार निकलने के कुछ पल बाद ही मैडम यू इस बार सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के रोकने से भी नहीं रुकती हैं। जैन फैमिया जो जानते हैं कि आज मैडम यू को दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती, इसलिए वो खुद सिक्योरिटी गार्ड को समझाते हैं और कहते हैं कि वो खुद विंग और वांगजी से बात कर लेंगे। बेचारा सिक्योरिटी गार्ड जो 3 दिन से इस औरत को रोक रहा है, वो भी बेचारा हार मान जाता है। वहीं मैडम यू बिना रुके अब वांगजी और विंग के मेंशन के अंदर घुस जाती हैं।
जहाँ पे उसका वेलकम कोई और नहीं बल्कि खुद आंट लिली करती हैं। आंट लिली मैडम यू सबको बहुत अच्छे से जानती हैं। आंट लिली से मैडम यू सबसे पहले विंग से मिलने की ही बात कहती है। वहीं आंट लिली जो जानती है कि विंग अपनी हिट में था तो इस समय वो किस पोजीशन में हो सकता है, वो खुद एक तरीके से मैडम यू को यहाँ पे होता है ना वेटिंग एरिया कह दो या डाइनिंग एरिया कह दो, लोग उस जगह वेट करने के लिए बोलकर खुद विंग को उठाने जाती है। विंग उठते ही सबसे पहले अपने कपड़े पहनकर उसकी आंट उससे मिलने आई है सुनते ही अपना पेन वेन भूलकर दौड़कर नीचे आता है। मैडम यू को यहाँ देखकर विंग शॉक है। मैडम यू जल्दी से विंग से उसके मेंशन में कभी मिलने नहीं आती, पार्टीज में मिल लेती हैं। विंग को अपने पास खुद जांग मेंशन बुला लेती है, पर मेंशन में वो कम आती हैं। कारण वांगजी है, वो वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसे वांगजी को बहुत अवॉइड करती हैं, इसलिए उसके घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती। यही सोच के मैडम यू नहीं आती हैं। लेकिन विंग आज अपनी आंट को देखकर खुशी से अपने आप को संभालता हुआ एक स्माइल करता हुआ आंट कहकर दौड़कर मैडम यू से मिलता है। वहीं मैडम यू तो विंग को अपने पास आते देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और आज विंग को जित नॉर्मली एक वेलकम हक से ज़्यादा देर तक गले से लगा के रखती है। आज उनकी आंखों में बहुत आंसू हैं। आज उनके मन में अपने बच्चे के लिए बहुत डर है, इसलिए वो बहुत प्यार से विंग को सोफे पे बैठा के बहुत प्यार से उसके चेहरे को देखकर आज इमोशनल भरी आंखों से उसे निहार रही हैं। वहीं विंग अपनी आंट को इतना इमोशनल बहुत कम देखता है। मैडम यू एक स्ट्रिक्ट लेडी हैं, एक्सप्रेशन भी स्ट्रिक्ट ही कैरी करती हैं, इसलिए आज इतनी इमोशन के साथ अपनी आंट को अपनी तरफ देखकर विंग थोड़ा इमोशनल होकर बोलते हैं, आंट क्या हो गया आपको? आज आप इतनी ज़्यादा इमोशन के साथ मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? विंग तुम कितनी जल्दी बड़े हो गए ना। मुझे आज वो पुराने वाला विंग याद आ गया जो पहली बार मेरी सिस्टर की डेथ के बाद मुझसे गले लग कर रोया था। मेरा वो विंग जो मेरे को आंट की जगह कुछ दिनों तक मदर ही बोलता था। विंग अगर मैं कहूँ कि तुम मुझे अब आंट नहीं बल्कि पहले की तरह जैसे तुम मुझे बचपन में मदर यू बोलते थे, बोलो आंट। मैं आपको पहले भी मदर यू बोलता था और अभी भी कभी कभी मदर यू बोल देता हूँ। आप इन बातों को याद करके इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? आज आप इतने इमोशनली मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? विंग थोड़ा स्माइल करता हुआ, थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल करता हुआ मैडम यू की तरफ देखते हुए बोलता है। अब मैडम यू बिना मौका गवाए विंग के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोलती हैं, क्योंकि मेरा आई मुझसे बातें छुपाकर अपनी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा गलत डिसीजन लेने जा रहा था। मेरा आई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहा था जो उसकी आंट ने, उसकी मदर ने उससे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। विंग अब शॉकिंगली मैडम यू की तरफ देख रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है मैडम यू क्या कहना चाह रही हैं। मैडम यू जो ज़्यादा फिल्टर लगा के बातें करना पसंद नहीं करती, वो डायरेक्ट बोलती हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? तुम उस बच्चे को दुनिया में लाने की बात सोच रहे हो जिस बच्चे को ना ही तुम और ना ही इसके फादर प्यार दे पाएंगे। विंग तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? विंग अब समझ गया कि मैडम यू उसका सबसे छुप के उस टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस के बारे में बात कर रही हैं। विंग अपनी नज़र नीचे कर लेता है और अब कुछ बोल नहीं पाता, पर मैडम यू आप बिना मौका गवाए विंग के फेस को आप दोनों हाथों से पकड़ के ऊपर करके अपनी तरफ देखते हुए बोलती हैं, विंग तुम्हें पता है एक बच्चे को दुनिया में लाने से पहले उस बच्चे के बारे में उसकी मदर ही नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? तुम उस बच्चे को सिर्फ इस शादी से बाहर आने का सोच समझ रहे हो। क्या मैं जानती नहीं हूँ? मैं जानती हूँ तुम उस बच्चे को भी प्यार से नहीं बल्कि इस शादी से बाहर निकलने के लिए ही कर रहे थे, पर तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? क्या तुम्हारे दिमाग में एक बार भी उस बच्चे की कोई बात नहीं आई? तुमने एक बार भी एज अ मदर उस बच्चे के लिए क्यों नहीं सोचा? विंग वो बच्चा जो तुम्हारा पार्ट होता, जो इस दुनिया में तुम्हारे थ्रू आता, तुम उस बच्चे को क्या वो प्यार दे पाते? क्या तुम उसका फादर उसे वो प्यार दे पाता? क्या होता उस बच्चे का? तुमने क्यों नहीं सोचा? वो मासूम जिसे कुछ नहीं पता होता कि उसकी माँ उसे अपनी ज़िंदगी से 2 मिनट में दूर कर देगी, पैदा होते ही किसी और को दे देगी। क्या होता उस बच्चे का जब उसके फादर ने उसे भी प्यार, उसके मदर को ही नहीं प्यार किया तो उसे क्या प्यार करते? मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता सकती हूँ, इस तरह के बच्चों की ज़िंदगी बहुत दर्दनाक होती है। ना ही वो कभी अपनी मदर का प्यार पा पाते हैं और ना ही अपने फादर का। वो बच्चे पूरी ज़िंदगी प्यार के लिए ही तरसते रहते हैं। क्या तुम उस छोटे से मासूम से बच्चे की ज़िंदगी ऐसे बनाना चाहते थे? विंग की
अब मैडम ये बातें कर रही हैं तो विंग की आंखों में भी अचानक से आंसू आ जाते हैं। उसके दिल में बहुत शार्प पेन होता है। वो भी तो सेल्फिश हो गया था। क्या उसने एक बार सोचा कि वो क्या करने जा रहा था? अगर वो उस बच्चे को जन्म देकर या लैंड फैमिली को दे देता तो उसके बच्चे को क्या उसका प्यार मिल पाता? वो अपनी आज़ादी के बारे में सोचकर इतना गलत डिसीजन कैसे ले सकता था? उस मासूम से बच्चे को पैदा करके अपने से दूर करने के बारे में कैसे सोच सकता था? उस बच्चे को उसकी माँ इस तरीके से इस सोच के साथ जन्म देगी, जब वो बच्चा जानेगा तो उसके ऊपर क्या फर्क होगा? अभी वो सारी बातें जब मैडम यू विंग को याद दिला रही हैं तो विंग की आंखों में गिल्ट और आंसू दोनों आ जाते हैं। वो बेचारा जानता नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है, लेकिन मैडम यू एज अ मदर उसे ये बात समझा रही हैं तो अब उसे महसूस हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस लवलेस मैरिज के निकलने के बाहर के चक्कर में उस बच्चे को एक लवलेस लाइफ दे रहा था। कौन करता उस बेचारे बच्चे से प्यार? उसकी माँ जो उससे दूर हो जाती वो कर पाती? नहीं। उसके वो फादर जब उसे प्यार नहीं करते तो उस बच्चे को करते? ये सारी बातें जब मैडम ये विंग के दिमाग में डाल रही हैं तो विंग के दिल में बहुत शार्प पेन हो रहा है और आंखों में बहुत सारे आंसू आ जाते हैं। विंग को ऐसे रोता देखकर मैडम यू से रहा नहीं जाता। मैडम यू अपने दोनों हाथों से विंग के आंसू बहुत प्यार से पूछते हुए उसके माथे पे किस करते कहते, मेरा इंक बहुत मासूम है, मेरा इंक बहुत प्यारा है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, तो वो अपने बच्चे के साथ कैसे गलत कर सकता था? इसलिए मैं अपने आइन को ये बात खुद समझाने आई थी। मुझे नहीं पता आइन, तुम कितनी सारी बातें अपने दिल में लिए बैठे हो, पर एज अ मदर मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ। दुनिया में एक ऐसी सोच रखने वाले लोग जो सोचते हैं कि दो कपल जिनमें आपस में प्यार नहीं तो उन्हें बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे के आने के बाद शायद उनमें प्यार हो जाए। कहते हैं लोग अच्छे मियाँ और बीवी ना भी बन पाए, हस्बैंड और वाइफ ना भी बन पाए, पर एक अच्छे माँ बाप बनने की कोशिश में करीब आ जाते हैं। शायद ऐसा होता होगा, और क्या पता ऐसा कई बार कई कपल्स के बीच में हुआ भी है, लेकिन हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। कई बार उस बच्चे की लाइफ और ज़्यादा बुरी हो जाती है, जहाँ कई बार वो मियाँ बीवी पास ना आकर और ज़्यादा दूर हो जाते हैं। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण और ज़्यादा लड़ने लगते हैं, और वो बच्चा पैदा होते ही अपने माँ बाप को अपने लिए लड़ता देखता है। यहाँ तक कि उन दोनों के डिवोर्स होने के बाद उस बच्चे की लाइफ में क्या होता है ये बात कोई नहीं समझ सकता। कई बार माँ बाप सेल्फिश होकर उस बच्चे की खुशियाँ, उस बच्चे की फीलिंग्स, उस बच्चे का एहसास भूल जाते हैं, और बाद में उस बच्चे की लाइफ कैसी हो जाती है ये मैं तुम्हें शब्दों में भी नहीं बता सकती। विंग, ये एक ऐसी रियलिटी है जो लोग देखकर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये हमारे समाज में बहुत समय से हो रहा है। हमारे समाज में पेरेंट्स जब देखते हैं कि उनके द्वारा शादी करे हुए बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो सबसे पहले उनके मुंह से यही निकलता है, बच्चा पैदा कर लो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ऐसा हर बार नहीं होता है, और ये बहुत गलत है। बच्चा पैदा तब करो जब तुम उस बच्चे को वो प्यार दे सको जिसका वो हकदार है। बच्चा पैदा तब करो जब तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको। बच्चा पैदा तब करो जब तुम उसे वो प्यार दे सको जो वो डिज़र्व करता है। ये सारी बातें सोचने के बाद ही तुम्हें अपनी लाइफ में बेबी के लिए सोचना चाहिए। ये टॉपिक कहने के लिए एक बहुत छोटा टॉपिक होता है, पर असलियत में एक नई जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है। कितनी बार अनएक्सपेक्टेड लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और बिना प्रेगनेंसी के उन बच्चों के साथ कई बार बहुत गलत भी होता है। कई बार ऐसे बच्चे जिन्हें मतलब बिना उनके पेरेंट्स के प्लानिंग के थ्रू बर्थ मिल जाता है, उन बच्चों की लाइफ अच्छी नहीं होती है। ये सारे एक रियलिटी है हमारे समाज की। ये बातें जब विंग सुनता है तो अब उसे भी महसूस होता है कि मैम यू उसे एक अच्छी मदर की तरह ही समझा रही हैं, और वो ये बातें सोचता हुआ अपने आवाज़ को पूछते हुए कहता है, आई एम सॉरी मदर, मैंने गलती करी, पर अब मैं आपसे वादा करता हूँ आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही सोचूंगा। मैं इस बेबी को सिर्फ एक टूल की तरह बर्थ नहीं दूंगा। अगर मैं फ्यूचर में कभी भी अपने लिए बेबी के लिए सोचूंगा तो मैं उसे तब बर्थ दूंगा जब मैं उसे प्यार कर पाऊंगा, उसे वो चीज़ें दे पाऊंगा जो वो हकदार, जिसका वो हकदार है। ये बात सुन के अब मैडम यू के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और मैडम यू बहुत प्यार से विंग की तरफ देखकर उसे गले से लगा लेती है, और मन में सोचती हैं काश यही बातें वो अपनी बहन को भी बता सकती जो आज विंग को बता रही हैं। काश उस समय वो अपनी बहन को भी यही बातें समझा पाती तो उनकी विंग की ज़िंदगी आसान होती। ऐसा एक बच्चा विंग ही तो है। ये बच्चे की बातें जो विंग को अब मैम यू समझा रही हैं
वो विंग ही है। मैडम यू विंग के मुंह पर नहीं बोल पा रही हैं, वो नहीं बता पा रही हैं विंग को कि एक समय उसकी माँ ने भी यही गलती करी थी, उस ये सोचकर कि वो बच्चा मतलब उनकी और उनके हस्बैंड की लाइफ में आएगा तो उनके हस्बैंड शायद उन्हें टेंशन देने लगेंगे, लेकिन उल्टा ही हुआ। मैडम यू को लगता है कि मतलब वी चांसे को विंग से कोई मतलब नहीं है, जो शायद मैडम यू की सोच गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि वी चांसे ने इसी तरह से तो मैडम यू के सामने बिहेव किया था, पर असलियत दूसरी है। वी चांसे जिस दिन से मैडम यू उनके घर से गई हैं, जिस दिन से उन्हें पता चला है कि लैन हुई और वोंग हुई एक है, उस दिन से वी चांसे भी एक पल भी चैन से नहीं रह पाए हैं। उन्होंने उस दिन से लगातार हुआ लैन फैमिली के बारे में और खासकर लैन हुई के बारे में सब कुछ पता करने के लिए अपने लोगों से बोल दिया है। यहाँ तक कि आज उन्होंने मॉर्निंग में स्पेशली मास्टर मो या ये कह दीजिए लॉयर मो को भी बुलाया है। लॉयर मो जो का भी कुछ समय पहले अचानक से विंग ने उन्हें बुलाया था, जितना शौक हुए थे उतना ही शौक आज भी होते हैं और जल्दी से वो वी मेंशन पहुंच जाते हैं। वहीं वह आज वी चांद से उस दिन की तरह किसी नॉर्मल मूड में नहीं, बल्कि अपने पुराने वाले अंदाज में बिल्कुल स्ट्रिक्टली अपनी जहाँ पे उनकी स्टडी रूम है वहाँ पे वेट कर रहे थे, जब लॉयरमो नॉक करके उनके रूम में एंट्री करते हैं। लॉयरमो के आते ही अब वी चांद से बिना मौका गवाए डायरेक्ट बोलते हैं, आपने उस दिन बोला था कि विंग खुश नहीं है, आपने उस दिन बोला था कि विंग और वांग जी से डिवोर्स लेना चाहता था, पर आपने मुझे क्लियरली ये नहीं बताया था कि क्या आपने उसके बाद विंग और वांग जी से कोई और बात करी। इस बात पे अब लॉयर मो थोड़ा नर्वस होकर, थोड़ा घबराते हुए, लेकिन अपना स्ट्रिक्ट फेस के साथ बोलते हैं, आपने उस दिन के बाद मुझे उन लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करने से मना किया था, तो मैंने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया और उस दिन के बाद से मेरे पास दोबारा मतलब यंग मास्टर वी विंग और यंग मास्टर लांग वांग जी का कोई कॉल भी नहीं आया। आपको अच्छे से पता है ना मेरी विल के बारे में और यहाँ तक कि विंग और वांग जी की शादी के बारे में, तो आपने उस बारे में जो मैंने आपसे डिटेल कहा था क्या वो लेकर आए हैं। इस बात पे अब लॉयर मो जो उनसे वी चांसे ने कहा था तो सारे पेपर लेकर दोबारा से वो वी चांसे के सामने रखते हैं और बोलते हैं, यस सर, आपने जैसे मुझे बोला था मैंने वो सारे पेपर दोबारा से क्रॉस चेक किए हैं, आपकी विल में कहीं भी कोई लूपहोल नहीं है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, चाहे कोई कितना भी आपके शेयर प्राइस खरीद ले, कोई कितना भी आपकी वी कॉर्पोरेशन को हैंडल करने की कोशिश करे या वी कॉर्पोरेशन की पावर ऑफ अटॉर्नी लेने की कोशिश करे, लेकिन आपकी विल के अकॉर्डिंग कोई भी वी कॉर्पोरेशन, वी मेंशन या आपकी जायदाद को नहीं ले सकता। इस तरीके से मतलब एक तरह से वी चांसे ने अपनी विल बनाई है। लॉयर मो उसकी तारीफ करते हुए बोल रहे हैं। इस बात पे वी चांसे तुरंत उस विल को दोबारा से देखते हैं और फिर थोड़े से इमोशनल वॉइस में बोलते हैं, आपको लगता है कि मैंने ये विल बनाकर बहुत समझदारी का काम किया है, या आपको ये नहीं लगता कि मैंने ये विल बना के क्या पता अपने बेटे की लाइफ को और ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। अचानक से आज इतने दिन बाद अपने बेटे की बात लॉयर मो से वी चांसे कर रहे हैं, ये देख कर लॉयर मो शॉक है। लॉयर मो और वी चांसे एक टाइम पे काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी कैरी करते थे जब वी चांसे के पेरेंट्स जिंदा थे। लॉयर मो वी चांसे के पेरेंट्स के भी काफ़ी क्लोज थे और वो वी चांसे से एज में कुछ बड़े भी हैं, इसलिए वो वी चांसे को एक टाइम पे छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन बाद में सारे डायनामिक यही कहते सकते हैं उन दोनों के बीच के रिश्ते बदल गए, क्योंकि वी चांसे जैसे ही वी कॉर्पोरेशन के हायर बने तो वो उस एक बॉस वाला एटीट्यूड ही लॉयर मो के साथ कैरी करते थे और ना चाहते हुए भी लॉयर मो और उनके बीच में काफ़ी बड़ी दरार आ गई थी। लेकिन आज इतने टाइम बाद वो बड़े भाई वाली तरह आज वी चांसे उनसे बात कर रहे हैं, ये देख के लॉयर मो भी खुद पे कंट्रोल नहीं करते और थोड़ा इमोशनल होकर बोलते हैं, मैंने विंग को अपने साथ अपने पास बचपन से देखा है, इसलिए मैं जानता हूँ विंग बहुत मासूम बच्चा है और ये भी जानता हूँ कि तुम दिखाओ या ना दिखाओ पर आप उसे बहुत प्यार करते हैं, इसी कारण आपने वांग जी से शादी से पहले उसे इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में बांधा था, क्योंकि आप अपने बेटे को कहीं से भी वांग जी उसका मतलब पैसे का या उसका फ़ायदा ना उठाए, उस चीज़ का ध्यान रखना चाहते थे। मैंने भी यही सोचा था, मुझे लगा था मेरी इन कॉन्ट्रैक्ट्स और मेरे इस विल के कारण वांग जी हमेशा विंग से दूर नहीं हो पाएगा, वांग जी जैसा मैं चाहूँगा वैसा करेगा। लेकिन मुझे अब ऐसा क्यों लग रहा है
कि मैंने फंसाया वांगजी को नहीं, बल्कि अपने ही बेटे को था। मैंने ये विल ये सोच के बनाई थी कि वांगजी कभी मेरे बेटे को छोड़ के नहीं जा पाएगा। वांगजी मेरे बेटे के होते हुए किसी और के बारे में कभी सोचेगा नहीं। मैंने तो उसे अपने विल का लालच दिया था। मैंने तो यहाँ तक कि उसे विंग के साथ रहने के लिए मजबूर करा था। पर अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा विंग उसके साथ रह के खुश नहीं है। मैं कहीं कुछ गलती तो नहीं कर बैठा। आज ये जान से जितने स्ट्रांग है, जिनकी और इतना स्ट्रांग है, वो भी लड़खड़ा कर थोड़ा घबरा कर बोल रहे हैं। ये देखकर लॉयरमो आगे बढ़कर भी चांसी के कंधे पे हाथ रखते हैं और उन्हें आराम से नीचे उनकी ही चेयर पे बैठने के लिए हेल्प करते हैं। अब लॉयरमो भी चांसी के अपोजिट में खड़े हैं और इमोशनल होते हुए कह रहे हैं, मैं जानता हूँ विंग एक बहुत समझदार बच्चा है। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको यकीन था विंग के साथ रहकर कोई से प्यार उससे प्यार करने से खुद को रोक नहीं सकता है, लेकिन शायद हम जैसा सोचते हैं हर बार वैसा नहीं होता। आपने इस विल में इसीलिए मेंशन किया था अपने ग्रैंडसन के बारे में, क्योंकि आपको लगा था कि जो आपके और मैम के साथ हुआ था वही विंग और वांगजी के साथ हो जाएगा। आपने इस विल को इस तरह से ड्राफ्ट किया था कि इस विल या आपकी पूरी वी कॉपरेशन को ना ही आपके बेटे से कोई शादी करके हासिल कर सकता है और ना ही आपके बेटा खुद से हासिल कर सकता है। उसके लिए आपके ग्रैंडसन का होना बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा ग्रैंडसन। अगर आपके ग्रैंडसन की एज 18 होगी तभी वो विल उसे मिलेगी। उसके अलावा अगर कभी कोई ज़बरदस्ती भी इस विल को या वी कॉपरेशन को लेने की कोशिश करेगा तो ये वी कॉपरेशन पूरी चैरिटी में चली जाएगी। आपने ये विल इस तरीके से डिज़ाइन की थी कि कोई भी आपके पैसे को यहाँ तक कि आपके बेटे को लालच में नहीं फंसा सकता, लेकिन हमें नहीं पता था कि चीज़ें इस तरह से पलट जाएंगी। आज लॉयरमो इस बच्चे की सच्चाई की बात कर रहे हैं। क्यों लैन फैमिली पागल हुई पड़ी है एक बेबी के लिए, उसका बात कर रहे हैं। वहाँ एक तरीके से वीर चांसे ने अपनी विल ऐसे बनाई है कि उनकी विल का रियल हकदार या उनके पैसे पे हक सिर्फ वो उनका ग्रैंडसन ही ले सकता है। जो उस ग्रैंडसन को टेक केयर करेगा शायद वो ले सकता है, लेकिन ग्रैंडसन के अलावा ये विल कोई किसी और के नाम पर नहीं जाएगी। यही कारण था कि लैन फैमिली विंग के बेबी करने के पीछे पड़ी थी। और आज का पार्ट यही रुकता है। आई होप आपको आज का